इस पूरे युद्ध को लेकर एक पर्सपेक्टिव, एक नजरिया आपको समझाते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी स्टूडियो में आ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। एक विचारधारा के तहत लोगों को यह बताया जाए प्रोफेसर रागी कि भारत को सांस्कृतिक रूप से भी, ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूदा जो समय है उसमें स्ट्रैटेजिक रूप से भी भारत को किसका साथ देना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में सैयद जवाद साहब हैं। यह समझना जरूरी है कि अगर भारत के सांस्कृतिक रिश्ते ईरान से हमेशा से रहे हैं तो आज के समय में भारत की तटस्थता जरूरी है या फिर एक पक्ष जरूरी है, यह समझना होगा। मेरे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर जुनैद हैरिस साहब भी आ रहे हैं, वो मुस्लिम स्कॉलर हैं और आज भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए ऐसे समय में, इसकी चर्चा मैं करूंगी। मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेवा जी भी जुड़ रहे हैं। अच्छा, मैं अब शुरुआत सबसे पहले इस बात से करना चाहती हूं कि भारत के स्टैंड को लेकर तो बहुत चर्चाएं हो रही हैं और इस देश में हो रही हैं, राजनीतिक दल भी उठा रहे हैं, लेकिन मेजर जनरल सिन्हा, एक बैठक आज बहुत महत्वपूर्ण ओआईसी की हो रही है। 57 मुस्लिम देश इस वक्त एक बैठक तुर्की में कर रहे हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं, क्या उन देशों से लोग पूछते हैं कि आप ईरान के साथ हैं या नहीं? उनमें से कितने होंगे ईरान के साथ? देखिए, जवानी जमा खर्च में तो काफ़ी लोग दिखाई देंगे जो ईरान के साथ खड़े हैं, मगर बात होती है कि एक्चुअली एक भी ऐसा देश नहीं है इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो ईरान से आपको दिखेगा। हो सकता है कहीं यमन से कुछ लोग उसको करें, एक के दो वोट जो एक्चुअल उसको दे रहे हैं। हाँ, लेबनान उसको देता था, देखिए लेबनान की क्या हालत हो गई। सीरिया में पहले थी वो असद की सरकार, वो ख़त्म हो गई। रशिया तो वहाँ कुछ नहीं कर पाया। तो जमा खर्च काफ़ी होगा, मगर जो कहते हैं ना कि सपोर्ट कहना जवानी मूल खर्च से और ज़मीन के ऊपर, ये दो बड़ी चीज़ें हैं। अरब वर्ल्ड बहुत डिवाइडेड है, टोटली नहीं चाहता। यदि ईरान ने ये न्यूक्लियर ले लिया तो किसी को सबसे बड़ा खतरा है तो वेस्ट एशिया में पूरे मुस्लिम देशों को ही खतरा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अच्छा, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो वेस्ट एशिया को सबसे बड़ा खतरा है, यानी मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा खतरा है। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहती हूं क्योंकि आज जिस तरह से भूकंप के झटके ईरान में आते रहे हैं पिछले 5 दिनों में, बहुत से जानकार ये मान रहे हैं कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है या उसका परीक्षण कर रहा है। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इजराइल के पास भी शायद परमाणु बम है, लेकिन वो उसको जग जाहिर नहीं करता है। अब मैं आज ये पूछूंगी पहले प्रोफेसर रागी आपसे और फिर मैं प्रोफेसर जुनैद हैरिस के पास जा रही हूं। जरा मुझे बताइए, क्या ईरान का ये अधिकार है कि उसके पास परमाणु बम हो? देखिए, मुझे लगता है कि एक सॉवरेन कंट्री के नाते हर कंट्री को ये अधिकार है कि वो बम रखे, बारूद रखे, फाइटर रखे, क्या रखे। यदि पाकिस्तान एटम बम बनाया तो उसमें सबसे ज़्यादा सहायता कहाँ से आया? कनाडा से आया, अमेरिका से आया। ये जितने पश्चिमी देश हैं वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को खड़ा करना चाहते थे। रसिया उस समय अफगानिस्तान के अंदर घुसा हुआ था, तो जितनी ये सहायता कर करके उस समय पाकिस्तान को उन्होंने सहायता किया और बम बनाने दिया। भारत बार बार उनको चेतावनी दे रहा था। इस्लामिक रेडिकल के बारे में, इस्लामिस्टों के बारे में भारत बार बार चेतावनी दे रहा था, लेकिन उनके लिए कोई मायने नहीं रहता। विदेश नीति में न नैतिकता की कोई बात होती है, न मानवता की कोई बात होती है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारा अपना राष्ट्र का हित किसमें है, हम उसके साथ आकर के खड़े होते हैं। तो तार्किक तौर पर उसे बनाने का पूरा अधिकार है। देखिए, एक चीज़ और भी ध्यान रखिए, ये जो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड है ना, इसमें आपस में लीडरशिप की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। टर्की उसको लीड करना चाहता है, एक समय इजिप्ट लीड करना चाहता था। आप स्वेज कैनाल का यदि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो स्वेज कैनाल को एक समय जो है वो उसमें जो है वेस्टर्न पावर की एंट्री रोक दी गई थी। तो एक समय इजिप्ट वगैरह था, उसका नेतृत्व करना चाहता था। सऊदी अरब, मक्का एंड मदीना के कारण वो एक धार्मिक तौर पर एक वो लीड करना चाहता है। पाकिस्तान एटम बम के आधार पर वो चाहता था कि मुस्लिम वर्ल्ड का हम लीडर हो जाए। ईरान इसी रेस में ईरान भी है, क्योंकि ईरान ताकतवर, मिलिट्रीली भी ताकतवर है, इसके बाद इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान से मच बेटर है। यदि उसके बाद न्यूक्लियर बम आ जाता है तो एक सिया कंट्री है। आप ये भी ध्यान रखिए कि ये जितने सुन्नी कंट्री हैं, सियाओं के साथ आप जाएंगे तो पाकिस्तान में प्रतिदिन सियाओं की मर्डर होती है। तो सियाओं के पक्ष में बोलने वाला तो एक ही कंट्री है जो ईरान कर रहा है। अब रही बात कि इस पूरे युद्ध के दरमियान
आपने सवाल किया था, संभवतः मैंने उसका उत्तर दे दिया है। भारत को कहां खड़ा रहना चाहिए? देखिए, भारत को वहीं खड़ा रहना चाहिए जिसके साथ जो देश हमेशा क्राइसिस में खड़ा रहा हो। और इजरायल, देखिए दो बातें। देखिए, ओआईसी में कभी कभी ईरान भी आपके साथ खड़ा रहा है, ठीक है, खासकर से 1974 के बाद से, ठीक है, और कई मामलों में आपके स्ट्रेटेजिक और बाकी चीजें, एसेट्स वगैरह भी चार बहार को लेकर के हैं। लेकिन यदि आपको क्रूड चुनाव करना पड़ जाए, इसमें या इसमें, तो भारत को सिर्फ और सिर्फ इजराइल के साथ, भारत को, जवाब साहब वो कह रहे हैं भारत को सिर्फ इजराइल के साथ। 10 सेकंड के लिए, इसलिए 1971 में भी जब शाह का रिजिम वहां पर था, आपको ध्यान होना चाहिए कि मिलिटरली, फिर मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मिलिटरली और डिप्लोमेटिकली दोनों ईरान जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ईरान को अगर चुनना पड़े, अगर ईरान को चुनना पड़े, क्योंकि के सिन्हा साहब यहां पर हैं, वो बेहतर बताएंगे, लेकिन जवाद साहब वो कह रहे हैं कि ईरान भारत के साथ भी खड़ा रहता है, पाकिस्तान के साथ। इजराइल एक ऐसा देश है जो खुलकर भारत के साथ खड़ा होता है, तो क्यों ना उसे खुलकर समर्थन दिया जाए? बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाहता आप आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, हमारे भारत की जो नीति रही है वो हमेशा गुट निरपेक्ष रहने की रही है, ठीक है, और जो अब मौजूदा सरकार है वो तो एक गुट के अंदर साफ दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन मुझे भी अभी लगता है कोई स्टैंड जो है भारत की सरकार ने या विदेश मंत्रालय ने क्लियर एक स्टैंड नहीं लिया है। हालांकि हाँ, अगर मैं बात करूं, जिस प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे थे कि ओआईसी की मीटिंग चल रही, तो सही कहा जनरल साहब ने कि ज़बानी जमा खर्च जो है वो ज़्यादा होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो दूसरी होती है। देखिए, जो पूरी लड़ाई है वो दो ताकतों के बीच है। एक तरफ आप देखेंगे रूस है, चाइना और तमाम चीज़ें। वो इसलिए है क्योंकि सीपीएसी जो चाइना ने अपना एक वन बेल्ट इनिशिएटिव लिया था और उसको कंप्लीट कर रहा है, ग्वादर तक वो जा रहा है, उससे कनेक्ट होते हुए पूरा यूरोप तक। दूसरा ही आप देखेंगे कि एक नया रूट जो है यूरोप की तरफ से डिज़ाइन करा गया था और दिया गया था, उसके लिए बाकायदा यूएन के अंदर फंड्स भी दिए गए। वो मुंबई से लेकर के हाइफा तक, और उसमें मिडिल ईस्ट की बहुत सी आप देखेंगे नया रूट जो उन्होंने डिज़ाइन करा। जैसे ही इसकी बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि उसमें बहुत सी अरब ममालिक हैं, यूएई चले जाएंगे तो वो समर्थन में है। उसके बाद अगर आप जॉर्डन चले जाएंगे, पूरा एक रूट मैप देख रखा है, हाइफा से कनेक्ट होता हुआ वो चला जाएगा यूरोप के लिए। जैसे ही अगर ये देखेंगे ये स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि रूस जो है ईरान की पुश पे बैठ करके क्लियर तो वो तो स्टैंड लेने की कोशिश कर ही रहा है, लेकिन चाइना ने पहली बार कहा आकर के कि आपने रेड लाइन क्रॉस कर रखी। अगर यहाँ पर इसको स्टॉप कर देते हैं, जो पूरा रूट जा रहा है वखान कॉरिडोर होते हुए जिसमें अफगानिस्तान है और तमाम तरीके, जो नया रूट है, ये दो वर्चस्व के बीच की लड़ाई है। भारत को हमेशा गुट निरपेक्ष रहना था, लेकिन भारत ने चुन लिया क्योंकि एक बड़े उद्योग, भारत ने चुना है क्या? नहीं, अभी क्लियर स्टैंड नहीं। जैसे रागी साहब जिस विचारधारा से आते हैं, ये और लोग आ रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक बड़े उद्योगपति का स्टेक जो है, ये वाली बात नहीं। देखिए, हम जियोपॉलिटिकल बात कर रहे हैं, ये स्टेक और पॉलिटिक्स मत लाइए। जियोपॉलिटिक्स अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। आप अभी इस वक्त पॉलिटिक्स में आप मेरी बात को खारिज कर दीजिए कि बड़े उद्योगपति का 70% के आसपास इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है। जवाद साहब, मेरी बात सुनिए, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि खुलकर, प्रोफेसर